CH21 हमलावर का सच। आदिल को दोबारा बेतलम जिनसे मदद मिली थी, उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आदिल की वजह से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई थी, जिसकी वजह से ओम और अनुज अंदर नहीं जा पा रहे थे। अनुज ने आदिल के मैनेजर को कॉल किया, जिसने बाहर आकर दोनों को रिसीव किया। ओम ने जाते ही पहले शोएब और समायरा का हाल जाना। ओम को देखकर उन लोगों को ऐसा लगा जैसे उसके परिवार का कोई मेंबर आ गया है। दोनों ही उससे गले लग गए। शोएब ने कहा, ओम भाई, अब आदिल भाई सही है, लेकिन आप कहाँ थे? ओम ने दोनों को दिलासा दिलाया। आदिल शेर दिल है, उसे कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारा भाई बहुत मजबूत है, उसे इतनी जल्दी मौत भी नहीं ले जा सकती। तुम लोग अपने भाई को लेकर परेशान ना हुआ करो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। उधर अनुज ने मैनेजर से सारी बातें पूछी कि एक चुली में हुआ क्या था। आदिल के मैनेजर ने अनुज को शुरू से लेकर आखिर तक सारी डिटेल बता दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदिल सर के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तभी एक नर्स ने आकर कहा, आप लोग मिस्टर आदिल से मिल सकते हैं। कायनात और शोएब ने सबसे पहले जाकर अपने भाई को जाकर देखा। उसको देखकर दोनों को काफ़ी सुकून मिला। उधर कायनात भी होश में आ चुकी थी। उसके होश में आते ही अनवर ने बताया कि आदिल ठीक है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अनवर की बात सुनकर कायनात ने राहत की सांस ली और हाथ उठाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। कायनात ने अनवर से कहा, मुझे इंडिया जाना है आदिल से मिलने के लिए। तो अनवर ने कहा, आपा, आपकी तबीयत अभी सही नहीं है, अभी आप कैसे जा सकती हैं? तुम कायनात कहती है तुम मुझे ले चलो। अनवर ने कहा, ठीक है, मैं आपको ले चलूंगा, पहले आप थोड़ी सी ठीक हो जाएं। तभी कायनात का मोबाइल रिंग करने लगा। वो उसके बड़े भाई का कॉल था। कायनात ने बताया उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो ऑफिस स्टाफ ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। अनवर भी उसके साथ है। कायनात के बड़े भाई ने अनवर के वहाँ होने का सुनकर चुप हो गया। बोला, ठीक है, जब वो वहाँ से चला जाए तब मुझे बताना, मैं तुमको लेने आ जाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर वो चुप हो गई। अनवर भी उनकी बात सुन रहा था। फ़ोन कट होने के बाद उसने कहा, कायनात आपा, मैं चला जाता हूँ, नहीं तो भाई यहाँ नहीं आएंगे। तो कायनात ने कहा, नहीं, तुम यहीं मेरे पास रहो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता उनके गुस्से से। कायनात ने अनवर का हाथ पकड़ लिया। हॉस्पिटल के एक रूम में आदिल का ऑपरेशन करने वाली टीम मौजूद थी। वो सभी यही डिस्कस कर रहे थे, आखिरकार आदिल की ब्लीडिंग कैसे रुकी। कुछ सेकंड तक ऐसा नहीं था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो खून बहना बंद हो गया। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। सीनियर सर्जन को भी ये समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही दूसरे हॉस्पिटल से आए डॉक्टर्स को। उधर आदिल आईसीयू में था, उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। वो बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसने दूसरी बार उसको मौत के मुंह से खींचा है। आदिल ने अपनी पावर से बाहर क्या हो रहा है देखने की कोशिश की। उसे याद आ रहा था जब उसे तीर आकर लगा, उसको एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है, लेकिन वो अपना फ़ोन देखने में बिजी था। उसने शैतान जिन को तब देखा जब वो तीर उसके पेट में धंस चुका था। उससे कितनी बड़ी लापरवाही हो गई। वो आईसीयू में बेड पर लेटे हुए अपनी गलतियों तो याद कर रहा था। उसे ख्याल आया, मुफ्ती साहब ने उसे कुछ दिया था जो उसे नहाने के बाद इस्तेमाल करना था। वो ऐसा करना भूल गया। उससे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई, जबकि उसको पता था उसकी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आदिल पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। उसने सोचा वो अपनी अंगूठी की ताकत से अपने जख्मों को सही कर सकता है। फिर वो रुक गया, अगर उसने ऐसा किया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, वो मौत के मुंह से वापस आया है। उसने तो लग गया था, अब वो नहीं बचेगा। मैं तो लगभग मर गया था, लेकिन डैड उसके पास आए और उन्होंने उसे हौसला दिया। अगर वो उस वक्त ना आते तो अभी कहानी कुछ और होती। उसके डैड, उन्होंने आकर उसको ताकत दी। मैंने अपने डैड को इस तरह से बात करते हुए कभी नहीं देखा। उनको मेरी फिक्र है। उन्होंने मेरे नाम का मतलब बताया, जो मैं अब तक नहीं जानता था और ना ही कभी जानने की कोशिश की। उनको मेरे पर यकीन है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आदिल ये सब अपने दिमाग में सोच रहा था। उसे अपनी मॉम दिखाई दी। वो अपनी मॉम को काफ़ी मिस करता था। उसे डोर खुलने की आवाज़ आए। कई डॉक्टर्स उसे आकर चेक करने लगे, उसकी बॉडी पर लगे इक्विपमेंट्स को देख रहे थे। आदिल ठीक था, लेकिन जानबूझकर उससे ठीक ना होने का नाटक उनके सामने किया कि उनको शक ना हो। वो हल्के हल्के अपनी आंखें खोल रहा था और सबको देखने की कोशिश कर रहा था। फिर सारे डॉक्टर आपस में मेडिकल टर्म में बात करने लगे। फिर वो सभी आईसीयू से चले गए। आदिल ने देखा, बाहर से ही समायरा उसे देख रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आदिल को देखकर खुश हो रही थी। उधर होटल में जहां पर आदिल पर हमला हुआ, वहां पुलिस सभी स्टाफ के साथ बात कर रहा था। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि पूरे होटल कैंपस के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है।
यहाँ तक कि आदिल को जब तीर लगा वो भी उसने नजर आ रहा है, लेकिन मारा किसने ये कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। पुलिस का दिमाग पूरी तरह से घूमा हुआ था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर से लेकर पीएम तक को इस बात की खबर मिल चुकी थी, क्योंकि आदिल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था और देश की टॉप कंपनीज में उसकी कंपनी थी। ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल होने की वजह से सीएम से लेकर पीएम ने पुलिस को हर हाल में हमलावर को गिरफ्तार करने की बात कह दी थी। पुलिस होटल के बाहर और आसपास के भी सीसीटीवी फुटेज निकलवा रही थी। उधर आदिल से मिलने स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी आ चुके थे। उन्होंने हॉस्पिटल आकर आदिल का हाल चाल जाना, शोएब और समायरा से बात की। डॉक्टर्स ने आदिल के हेल्थ से रिलेटेड सारी बातें बताई। चीफ मिनिस्टर ने आदिल के भाई बहनों कहा वो परेशान ना हो, आदिल पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं। कुछ देर रुकने के बाद वो चले गए। आदिल को सब दिखाई और सुनाई दे रहा था। रूम के बाहर जो भी हो रहा था उसे सब समझ में आ रहा था। उसके दिमाग में अचानक से ख्याल आया उस पर हमला कायनात के भाई गफ्फार खान ने ही करवाया है, लेकिन क्या जिन उसके गुलाम है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो सामने से काफ़ी जेंटलमैन दिखता है, लेकिन हो भी सकता है वो एक बुरा आदमी है। लेकिन कायनात उसकी बहन कैसे हो सकती है? वो तो कितनी मासूम और प्यारी है। तभी उसे कायनात का ख्याल आया। उसको तो मेरे बारे में पता चल चुका होगा, उसका क्या हाल हो रहा होगा। वो तो लंदन में है, पता नहीं वो कैसे होगी। आदिल अपने दिमाग में बस सोचे जा रहा था। उसके कमरे में ओम आ गया। वो ओम को देखकर खुश हो गया और बैठने की कोशिश करने लगा। ओम ने कहा, तुम उठ क्यों रहे हो? तुम्हारे पेट में स्टेचेज है, तुमको दर्द होगा। फिर आदिल कुछ सोचकर लेट गया, कहीं उसकी इस हरकत से किसी को शक ना हो जाए। ओम उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, जो शायद आदिल ने पहली बार ओम की आंखें में देखे थे। नहीं तो वहाँ हमेशा हंसता, मुस्कुराता और मस्ती करता नजर आता। आदिल को टीच करने में उसे मजा आता था। आदिल भी उसे इसी तरह से हंसता मजे करता देखकर अच्छा लगता था। ओम ने भी अपनी जिंदगी में काफ़ी मुश्किलें देखी थी। लंदन में हायर स्टडीज़ वो स्कॉलरशिप की वजह से कर पाया था। उसके पास कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो आदिल उसकी मदद करता था। कुछ टाइम के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। आदिल उसे अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए ले आया था। वो दोनों ही एक साथ रहते थे। आदिल ने उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की, उसकी फीस भी दी। वो आदिल का काफ़ी एहसानमंद रहता था, लेकिन आदिल ने कभी एहसान नहीं जताया, हमेशा दोस्ती का नाम लिया कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। दोनों इंडिया भी साथ आए, लेकिन वो नौकरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया और आदिल ने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, तो उनका मिलना नहीं हो पाता था। यही वो टाइम था जब आदिल ने अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस किया। आदिल से ओम की आंखों में आए आंसू अपने हाथों से पोंछे। ओम ने फिर हल्की सी मस्ती सूझी। आदिल यार, तुम तो वीडियो गेम के प्लेयर के जैसे हो गए, मरते मरते जिंदा हो जाते हो, कई लाइफ हैं तुम्हारे पास। ओम की मस्ती भरी बातों से आदिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। आदिल ने कायनात को कॉल लगाने के लिए कहा, तो ओम ने मजाक में कहा, मर रहे हो लेकिन महबूबा को याद किए जा रहे हो? ठीक है, मैं कॉल लगा देता हूँ। ओम ने कायनात को कॉल की। उधर से कायनात के भाई अनवर की आवाज़ थी। क्या ओम बात कर रहे हैं? ये सवाल सुनकर ओम ने पूछा, ये कायनात का नंबर है, आप कौन हैं? तो उधर से आवाज़ आए, मैं कायनात का छोटा भाई अनवर हूँ। आदिल कैसा है? उसकी तबीयत अब कैसी है? ओम ने कहा, हाँ, कायनात ने आपके बारे में बताया हुआ है। फिर ओम ने कहा, आदिल अब खतरे से बाहर है, आप मेरी कायनात से बात करवा दें। तो अनवर ने कहा। आदिल का सुनकर कायनात को शौक लगा था। वो बेहोश हो गई थी, उसकी तबीयत अभी भी सही नहीं है। मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ, वो अभी सो रही है। जब वो उठती है तब मैं कॉल करने के लिए उसे बोलता हूँ। आदिल फ़ोन पर हो रही सारी बातें सुन रहा था। ओम ने फ़ोन रखने के बाद आदिल से कहा, यार तुम लोग तो रोमियो जूलियट हो गए हो भाई, तुमको यहाँ कुछ तो वहाँ वो अस्पताल पहुँच गई। वो इसको कहते हैं असली मोहब्बत, हमारा प्यार तो बेकार है। ओम आदिल को छेड़ने लगा, लेकिन वो कायनात के लिए कंसर्न था। उसने आदिल से आराम करने के लिए कहा और जाते जाते कहा, कायनात का कॉल आता है तो तुम्हारी बात करवा देगा। उधर लंदन में गफ्फार खान इंडिया आने की तैयारी करने लगा। उसे कायनात से भी मतलब नहीं था कि वो अस्पताल में एडमिट है। वो बस जल्द से जल्द इंडिया जाकर आदिल का खात्मा चाहता था। उसे अभी इस बात का ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि आदिल उसके बारे में जान चुका है। अब गफ्फार खान इंडिया आकर ऐसा क्या करेगा जो आदिल के लिए नुकसानदायक होगा? क्या वो फिर से आदिल पर हमला करवाएगा? उसका क्या प्लान है आदिल को मारने का? ये सब जानने के लिए सुने इसका अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया का। CH-22 आदिल मिला मृत मां से। रात के 2 बज रहे थे। आदिल आईसीयू की बेड पर लेटा था। वो आंखें बंद करने से भी डर रहा था। उसके अपनी आंखें बंद करने से खौफ आ रहा था। उसे थोड़ा सा खौफ मन में बैठ गया था। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई तीर उसकी तरफ ना आ जाए।
कहीं तीर उसे जख्मी ना कर दे, ये डर उसको परेशान कर रहा था। अपनी इसी कश्मोकश में फंसा हुआ था। अचानक कमरे में एक रोशनी का गोला उसे नजर आया जो पहले कमरे की सीलिंग पर था, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। आदिल उसे देखकर घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो शैतान जिन तो नहीं उस पर दोबारा हमला करने आया हो। उसने अपना सीधा हाथ ऊपर कर दिया। में उसने लाल नग वाली अंगूठी पहनी हुई थी। वो कुछ भी अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। आदिल पूरे अटेंटिव मोड में आ गया। वो रोशनी का गोला पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आदिल को लगा कि उस पर फिर से अटैक हो रहा है। वो अपनी रूहानी ताकतों से भी पता नहीं लगा पा रहा था कि वो आखिर है क्या चीज़। वो रोशनी का गोला धीरे धीरे आदिल के पास आने लगा। पहले वो हरे रंग में था, फिर वो गोला नीले रंग में बदल गया और बड़ा होता जा रहा था। वो गोला बड़ा होते होते फट गया। उसके फटने से पूरा कमरा रोशनी से भर गया, साथ ही में खुशबू से भी नहा गया। आदिल ने ऐसा पहली होते देखा था। उस रोशनी के बीच से एक आवाज़ सुनाई दी और एक पत्ता उड़ता हुआ आदिल के ऊपर गिर गया। आवाज़ आदिल को थोड़ी जानी पहचानी लगी, लेकिन फिर समझ गया वो किसकी आवाज़ है। उस एक मोमबत्ती की लौ की तरह छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसमें से आवाज़ आई, आदिल तुमको किसी भी चीज़ से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खुद को मजबूत बनाकर रखना होगा। आने वाला वक्त सही नहीं है, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये पत्ती को तुम अपने हाथों में ले लो। आदिल ने उस गैबियर आवाज़ की बात मानी और वो पत्ती अपने हाथ पर रख ली। हाथ पर रखते ही वो पत्ती पानी की एक बूंद में तब्दील हो गई और आदिल की हथेली से उठकर उसके मुंह के पास आ गई। उस गैबियर आवाज़ ने कहा, इसे अपनी जबान पर रख लो। आदिल ने वैसा ही किया। जबान पर रखने के साथ ही आदिल को कुछ अलग सा एहसास हुआ, जैसे उसके अंदर कुछ बदला है, लेकिन समझ में नहीं आया उसे। फिर वो रोशनी की लौ धीमे धीमे अपने आप ही बुझ गई और कमरा पहले की तरह ही हो गया। लेकिन खुशबू उस कमरे में बस गई था। पूरा आईसीयू महक रहा था। उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। वो तब तक बेड पर लेट चुका था। वो हॉस्पिटल की नर्स थी और आदिल का ब्लड प्रेशर चेक करने आई थी। कमरा पूरा महक रहा था। उसे भी खुशबू का एहसास हुआ, लेकिन कुछ समझ में ना आ पाने के कारण उसने बीपी मॉनिटर चेक किया और फिर आदिल को ब्लैकेंट उड़ाकर वहां से चली गई। आदिल तब तक सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो अब पूरी तरह से ठीक था, लेकिन वो किसी को एहसास नहीं करवाना चाहता था। लेकिन उसे अपने अंदर अलग सी ताकत का एहसास हो रहा था। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं गफ्फार खान यहाँ आकर वो विंटेज वॉच के टुकड़े ना ले जाए। वो बहुत ही ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आदिल इस बात से अनजान था कि गफ्फार खान इंडिया आने की तैयारी कर चुका है। उसे वो वुडन बॉक्स हर हाल में चाहिए था। आदिल पर हमला बेकार हो गया था। उसे अब कोई दूसरी चाल खेलनी थी जिससे वो बॉक्स को हासिल कर ले। वो ये बात जानता था कि आदिल ने अभी तक वो वुडन बॉक्स नहीं खोला है। अगर खोल दिया होता तो सब कुछ बदला हुआ होता। वो इस बात से अनजान था कि आदिल के साथ कितनी गैबियत ताकतें हैं जो उसको प्रोटेक्शन दे रही है। उसे घर जाकर उस वुडन बॉक्स की हिफाजत करनी थी, साथ ही वो 4 टुकड़ों में रखी विंटेज को भी सेफली रखना था, क्योंकि घड़ी के चारों टुकड़े एक साथ थे। उसने घर जाने की प्लानिंग बना ली थी। सुबह होते ही वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहता था। सुबह के 4 बज चुके थे, फिर भी आदिल की आंखों से नींद गायब थी। वो कायनात के बारे में सोच रहा था। वो मेरी वजह से एडमिट है, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। मैं वैसे ही उसे बिना बताए लंदन से वापस आ गया था। फिर मैं उससे बात नहीं कर रहा था। उसे काफ़ी बुरा लगा होगा। फिर मुझ पर हुए इस हमले की खबर ने उसे तोड़ दिया। तभी वो हॉस्पिटल में है, पता नहीं कैसी होगी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। अगर होता तो मैं उससे बात कर सकता था। मुझे उसकी काफ़ी चिंता है। उसको तो पता भी नहीं है शायद उसका भाई कैसा है, कितना बुरा इंसान है वो। उसी ने मुझे मारने की कोशिश की, वही मेरे जान का दुश्मन बना हुआ है। अगर कायनात को अपने भाई के इस रूप के बारे में पता चला तो वो सदमे से ही मर जाएगी। लेकिन मैं उसके साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। उसे पता नहीं चलने दूंगा कि उसका बड़ा भाई कैसा है। एक बिजनेसमैन का नकाब ओढ़े शैतानी दिमाग वाला आदमी। लेकिन मुझे हैरानी है इतने सालों से उसने अपने चेहरे पर अच्छेपन का मुखौटा कैसे पहन रखा है। इतना शातिर दिमाग वाला शख्स ही माइनिंग बिजनेस कर सकता है। आदिल को ये सब सोचते सोचते कब टाइम बीता पता नहीं चला। अस्पताल में हलचल होने लगी थी। डॉक्टर भी आदिल के रूम में आ गए। उन्होंने आदिल का चेकअप किया। आदिल ने डॉक्टर से कहा, प्लीज़ मुझे घर भेज दे, मैं अब ठीक हूँ। डॉक्टर से हंसते हुए कहा, आदिल साहब आपका कल ही एक मेजर ऑपरेशन हुआ है और आप घर जाने के लिए बोल रहे हैं। ये अभी पॉसिबल नहीं है। कल आप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। लेकिन मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। आपके अंदर जीने का जज्बा था जो दुनिया में खींच लाया। नहीं तो मैंने कितने ही केस देखे हैं, पेशेंट हिम्मत हार जाते हैं। आदिल डॉक्टर की बात सुन रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा, आपको हम आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर देंगे। आपको 2-3 तो रहना ही होगा।
मुझे पता है आप कंपनी के CEO हैं, लेकिन आपको भी आराम की ज़रूरत है। आप अपने वर्क को लेकर वरिड है, लेकिन पहले अपने आप को ठीक करें, फिर ऑफिस जाना स्टार्ट करें। डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, डॉक्टर ने आगे कहा। मैं अभी एक साइकियाट्रिस्ट को भी भेजता हूँ, मुझे पता है ऐसे केसेज में परेशानी कुछ अलग तरह की होती है। आदिल डॉक्टर से अपनी रात की कंडीशन को बताने की सोच रहा था, लेकिन डॉक्टर ने उसकी परेशानी का हल कहने से पहले ही दे दिया। डॉक्टर के जाने के बाद नर्स ने आदिल से आकर कहा, आपको कुछ दिन लिक्विड डाइट ही दी जाएगी, क्योंकि पेट के अंदर जख्म है। लेकिन आदिल को पता था अब सब ठीक है, वो पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकता था। आदिल को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में शिफ्ट होने के कुछ देर के बाद ही शोएब और समायरा उसके पास आ गए। वो आदिल को देखकर काफ़ी खुश थे। आदिल ने दोनों का हालचाल पूछा। समायरा ने आदिल से कहा, भाई इस बार आपका इस तरह से कोई इरादा होगा तो प्लीज़ हम लोगों को भी साथ में ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। शोएब ने भी यही बात कही तो आदिल ने कहा, देखो तुम लोग मेरे लिए दुआएं करते हो तभी तो मैं मौत से लड़कर वापस आ जाता हूँ, और जब तक तुम लोगों की दुआएं मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे दुश्मन कितना भी ट्राई कर लें, उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। जी बिल्कुल भाई, आप सही कह रहे हैं। थोड़ी ही देर में आदिल का पीए अनुज भी रूम में आ गया। उसने आदिल का फ़ोन देते हुए कहा, यह फ़ोन होटल में गिर गया था जब आप पर अटैक हुआ। उन्होंने ये फ़ोन मुझे दे दिया था और पुलिस ऑफिसर आपका बयान लेने के लिए आए हैं, आप कहें तो मैं उनको अंदर भेज दूं। आदिल ने मोबाइल हाथ में लेते हुए पुलिस ऑफिसर को अंदर लाने की परमिशन दे दी। उसने आदिल से उस दिन के बारे में सब कुछ पूछा, जिसे आदिल धीरे धीरे बताता गया। उसने ये भी बताया उसको कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई है जो उसको दुश्मन मानता हो। सारी डिटेल लेने के बाद पुलिस अधिकारी चला गया। आदिल ने समायरा से कायनात का नंबर डायल करने के लिए कहा, तो समायरा ने मुस्कुराते हुए कायनात का नंबर मिला दिया। उस वक्त कायनात हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी कर रही थी। अनवर भी उसके साथ था। आदिल को कॉल आता देख वो खुशी से चहक उठी। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उधर से आदिल की आवाज़ सुनकर वो रोने लगी, फिर गुस्सा करने लगी। आदिल, ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? जब देखो किसी ना किसी पचड़े में पड़ जाते और जिंदगी मौत की बात आ जाती है। तो आदिल ने कहा, देखो मैं कैसे भी करके इस जंग में जीत तो जाता हूं ना। देखो तुम सबके साथ हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। आदिल ने उसकी तबीयत के बारे में भी पूछा। कायनात ने कहा, वो इंडिया आ रही है। आदिल ने कहा, ठीक है तुम इंडिया आ जाओ, लेकिन पहले अपनी हेल्थ सही कर लो। यहाँ पर मेरी देखभाल के लिए सब हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है। तो कायनात जवाब देती है, मेरा छोटा भाई है ना, मैं उसके साथ ही आ रही हूँ। आदिल कायनात के बड़े भाई गफ्फार खान के बारे में पूछता है, क्या वो भी आ रहे हैं? कायनात का जवाब क्या होगा? वो गफ्फार के इंडिया आने के बारे में क्या बताएगी? आदिल कायनात से कभी उसके भाई का सच बता पाएगा? अगर बताया तो क्या होगा इनके रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया। CH23 एप 23 अंगूठी ने भुलाई यादाश्त। एप 23 अंगूठी ने भुलाई याददाश्त। कायनात और आदिल का फ़ोन पर कन्वर्सेशन हो रहा था। आदिल ये जानने के लिए बेताब हो रहा था कि कायनात का भाई और उसका दुश्मन गफ्फार खान अभी कहाँ हैं, और उसकी क्या इंडिया आने की प्लानिंग है। कायनात उससे पूछती है, क्या मेरे बड़े भाई तुमको अच्छे लगे? वैसे वो है भी अच्छे इंसान, जो भी उनसे मिलता है उनका फ़ैन हो जाता है। कायनात अपने भाई की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ने लगी, लेकिन आदिल उसकी असलियत जान गया था, पर वो कायनात से कुछ नहीं कह सकता था। कायनात अपने बड़े भाई के बारे में बातें बताई जा रही थी, जब उसके छोटे भाई अनवर ने उसे टोका, कितने तारीफ़ों के पुल बांधोगी, अपनी बात करो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमको घर नहीं चलना है। आदिल को कायनात के छोटे भाई की बातें फ़ोन पर सुनाई दे गई, तो कायनात ने अनवर की बात मानते हुए फ़ोन पे कहा, आदिल तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी ही इंडिया आती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन आदिल जो पूछना चाहता था वो कायनात बताना भूल गई। रूम में शोर हो रहा था। एक नर्स ने आकर कहा, अगर आप लोग ऐसे ही शोर करेंगे तो मैं सबको गेट आउट कर दूंगी, समझे आप लोग? रूम में मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए और धीमे धीमे हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद एक मेल नर्स ने आकर कहा, आप लोग बाहर जाएं, मुझे सर की ड्रेसिंग करनी है। उसने आदिल के पेट पर बंधी पट्टियां खोली, लेकिन वहां पर स्टिचिंग के निशान हल्के पड़ चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे इतनी जल्दी सही हो गया, नहीं तो इतने बड़े ऑपरेशन में स्टिचेस सही होने में काफ़ी वक्त लगता है। आदिल ने भांपते हुए उससे कहा, क्या हुआ, तुम इतनी हैरानी के साथ क्या देख रहे हो? आदिल ने उससे थोड़ा मजाक किया, यार तुम लोगों के पास तो नई टेक्नोलॉजी है। देखो कल ही ऑपरेशन हुआ और मैं सही भी हो गया, साइंस ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन उस मेल नर्स को समझ नहीं आया। आदिल भी सोचने लगा, अगर इसने जाकर डॉक्टर को कुछ बोल दिया तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी।
वो अपना दिमाग लगा रहा था कि उसकी नज़र अपनी अंगूठी पर गई। उसने सोचा, देखते हैं ये अंगूठी, इसकी ये मेमोरी इरेज कर सकती है क्या। उसने अपना हाथ नस के सिर पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में वो आदिल को पट्टी बांधने लगा, नहीं तो वो इससे पहले डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। उस नस की आदिल के स्टिकर्स देखने तक की मेमोरी इरेज हो चुकी थी। आदिल को यकीन नहीं हो रहा था, उसकी अंगूठी याददाश्त भी मिटा सकती है। उसके मुंह से निकला ये मैजिकल पावर्स भी क्या चीज़ है, कुछ का कुछ भी हो सकता है इससे। उसके दिमाग में फिर से उड़ता हुआ तीर नजर आ गया। आदिल को उसको अपने दिमाग से हटाने की कोशिश की। अपने आप से आदिल ने कहा, मुझे मजबूत बने रहना है, अगर मैं कमज़ोर हुआ तो शैतानी ताकतें मुझ पर हावी हो जाएगी। फिर ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह भी जादुई ताकत की वजह से हुआ। जितने भी लोग बाहर खड़े थे फिर से अंदर आ गए। आदिल ने उनके आने के बाद कहा, तुम लोग मेरे लिए कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे, जाओ और अपने काम पर लग जाओ। समायरा और शोएब से कॉलेज जाने को कहा, देखो मैं पढ़ाई के मामले में काफ़ी सख्त हूँ, अगर नंबर तुम लोगों के कम आए तो फिर समझ लेना। टाइम नहीं वेस्ट करो और जाकर पढ़ाई करो। आदिल ने दोनों को घर भेज दिया। अनुज को भी ऑफिस जाने के लिए कह दिया। अनुज ने समायरा और शोएब के वहाँ से जाने के बाद बताया कि वो आपकी भेजी हुई लिस्ट का सारा सामान ले चुका था और वो सब उसके पास रखा है। आदिल ने अनुज से कहा, ठीक है, तुम अभी उसे अपने पास रखो, जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आता हूँ तब ला कर देना। फिर आदिल ने अनुज लंदन के बारे में पूछा, वो कहाँ कहाँ घूमा, उसे अच्छा लगा या नहीं, पैसे तो कम नहीं पड़े। तो अनुज से उसका काफ़ी बार शुक्रिया अदा किया कि वो आदिल की वजह से ही पहली बार बाहर घूमने जा पाया। अनुज ने कहा, सर आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आदिल ने उससे प्यार से कहा, तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो और अच्छे एम्प्लॉय का कंपनी को ध्यान देना पड़ता है। आदिल की बात सुनकर अनुज मुस्कुरा दिया। आदिल ने उसे ऑफिस जाने के लिए कहा। उसने आदिल की बात मानी और चला गया। आदिल अकेला था, रूम में उसके कोई नहीं था। उसने अपनी पावर के जरिए घर जाने की सोची। उसको घड़ी के टुकड़े सेफ जगह पर रखने थे। उसने बेड से उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और अपनी अंगूठी के नग को टच किया। वो सीधे अपने कमरे में आ चुका था। उसने जल्दी से घड़ी के पार्ट्स उठाए और अपने सेफ में रख दिया। उसे वो सामान भी दिखाई दिया जो मुफ्ती साहब ने दिया था। उसे देखकर उसके मुंह से ओह शिट वर्ड निकला। मुफ्ती साहब ने इसे मुझे दिया था मेरी हिफाजत के लिए, और मैंने उस दिन इसे पहना ही नहीं। उसको याद आ रहा था कि मुफ्ती साहब ने इसे शॉवर लेने के बाद पहनने को कहा था और वो पहनना भूल गया। उसने सोचा वो घर में आ गया है तो नहा भी लेता है, थोड़ी देर ही तो लगेगी, फिर इसे पहन लूंगा। लेकिन फिर उसे पेट में बंधा बैंडेज नजर आया जो अभी नस कुछ देर पहले ही बांध कर गया था। उसने उस बैंडेज को खोलने की सोची, फिर रुक गया। अगर उसने ऐसा किया तो शक होने के चांसेज हैं। उसने अपना बैंडेज खोलने का इरादा बदल दिया था। उसने मन में सोचा, पहले सही तरीके से हॉस्पिटल से आ जाता हूँ, फिर मुफ्ती साहब का दिया हुआ सामान इस्तेमाल करूंगा। ये सोचते सोचते उसने अपने रूम का डोर ओपन किया। शायद वो भूल गया था कि वो अपनी जादुई ताकत से हॉस्पिटल से यहाँ आया है। उसे उसके कमरे की तरफ आता घर का सर्वेंट दिखाई दे गया। उसने भी आदिल को देख लिया। वो आदिल को देखते ही रुक गया। आदिल भी सहम गया, कहीं ये शोर ना मचा दे या डर ना जाए मुझे यहाँ देखकर, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने खुद से बोलते हुए कहा, मेरा आजकल दिमाग खराब चल रहा है। आदिल साहब तो अस्पताल में हैं, अपने कमरे में कैसे हो सकते हैं, दो जगह पर तो नहीं हो सकते ना। ये वही सर्वेंट था जो आदिल को पहले भी इस तरह से देख चुका था। उसे लगा कि वो आजकल सो नहीं पा रहा है तो उसे आदिल साहब यूं ही दिखाई दे रहे हैं, वो उनको याद कर रहा है ना, शायद इसलिए। आदिल भी वहां से गायब हो चुका था और सीधे अपने हॉस्पिटल रूम में आ गया था। उधर उसके सर्वेंट ने ये बात किसी को नहीं बताई कि उसने आदिल को देखा है। वो ये समझ रहा था कि अगर किसी को बताया तो वो उसे सिरफिरा समझेंगे, क्योंकि आदिल साहब तो घर में है ही नहीं। आदिल रूम में वापस आ गया था। उसे लगा रूम का दरवाज़ा कोई खोल रहा है। वो धीरे से गया और रूम का डोर खोल दिया, क्योंकि गायब होते वक्त उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। वो हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट थी जो आदिल से मिलने आई थी। उसने आते ही आदिल का हाल जाना और एक चेयर पर बैठ गई। आदिल उसे देख रहा था। उसे साइकोलॉजिस्ट का फेस थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन फिर उसने इस ख्याल को इग्नोर कर दिया। आदिल ने उसका नाम पूछा। मिस अयाना, साइकोलॉजिस्ट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आदिल भी उसे अपना इंट्रो देने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अयाना ने ही उसके बारे में बता दिया कि आपको तो सब जानते हैं, यूथ आइकन हैं आप देश के। अपनी तारीफ सुनकर आदिल शर्माने लगा। उसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर डॉक्टर अयाना ने उसे यूं ही इधर उधर की बातें की, फिर वो मेन सब्जेक्ट पर आ जाती है और आदिल के मेंटल लेवल से रिलेटेड सवाल करने लगती है, उसके स्ट्रेस लेवल पर बात करती है। आदिल भी उसे धीरे धीरे सब बता रहा था।
उसने उसे रात की कंडीशन के बारे में भी बताया। आदिल की सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर अनाया ने कहा, आपको एज सच कोई इश्यू नहीं है, आप काफ़ी मजबूत हैं। कोई नहीं, मैं आपको नींद की मेडिसिन देती हूँ, आपको इससे आराम मिलेगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन आदिल ने पीछे से उसे आवाज़ दी, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? वो आदिल को देखती है, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। आदिल उसके इस बर्ताव से हैरान था। डॉक्टर अयाना के जाने के बाद ओम आदिल से मिलने आ गया था। उसने आते ही आदिल का हालचाल पूछा, फिर आदिल के बेड पर लेटकर साइड टेबल पर रखे फ्रूट्स खाने लगा। ओम ने कहा, तुम तो मुझे अब बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तो आदिल ने जवाब दिया, हाँ मेरी तबीयत अब ठीक है, लेकिन ये लोग पता नहीं कब डिस्चार्ज करेंगे यहाँ से। तो उस पर ओम ने कहा, अरे मेरी जान, थोड़ा आराम कर लो, फिर काम ही तो करना है हम। आदिल ने मायूसी के साथ उसको जवाब दिया। ओम कायनात के बारे में उससे पूछने लगा कि उसकी बात हुई या नहीं। तो आदिल ने सारी कहानी बता दी। तुमको तो खुश होना चाहिए हीरो, तुम्हारी हीरोइन आ रही है। अरे यार, वो काफ़ी टेंशन लेने लगती है, पता तो है तुमको, मैं नहीं चाहता उसको किसी तरह की कोई परेशानी हो। ओहो, पॉजेसिव हुए जा रहे हो तुम तो उसके लिए, ओम ने आदिल की खिंचाई करते हुए कहा। आदिल ने ओम से पूछा, यार अभी एक डॉक्टर आई थी, उसका फेस मुझे काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था, मैंने उससे पूछा भी, लेकिन वो बिना बताए ही चली गई। अच्छा ये बात है, रुको मैं अभी पता करके बताता हूँ, इसमें तो मैं कॉलेज टाइम से एक्सपर्ट हूँ। ओम ने मस्ती के साथ आदिल से ये बात बोली। लड़की है तो मैं उसकी पूरी कुंडली तुम्हारे सामने रख देता हूँ जनाब, बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी देख कर आता हूँ, फिर तुमको पूरी कहानी आकर गा दूंगा मेरे भाई। थोड़ी देर के बाद ओम कमरे में वापस आता है। उसका चेहरा थोड़ा सा घबराया हुआ सा लग रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था, इसको यही मिलना था, यहीं पर ही नौकरी करनी थी। आदिल उससे हैरानी के साथ पूछता है, क्या बात है, क्या पता किया? ओम ने कहा, अरे वो तो वही है, तुम जो सोच रहे थे वही है वो। आदिल का चेहरा देखने लायक था। क्या आदिल ने डॉक्टर को पहचान लिया था? क्या डॉक्टर ने उसे नहीं पहचाना? अगर आदिल उसे जान रहा था और डॉक्टर भी, तो क्यों नहीं बातें की दोनों ने अपनी जान पहचान की? क्या रोका डॉक्टर को? क्या मोड़ लेगा ये कहानी? अब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH24 एप 24 अयाना कौन है? एप 24 अयाना कौन है? आदिल को जब पता चला ये वही अयाना है तो वो अपने पुराने दिनों खो गया। अयाना आदिल के कॉलेज में ही थी, दोनों ने सेम डे ही कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन अलग अलग कोर्सेज में। अयाना से आदिल की दोस्ती हो गई थी, क्योंकि उस वक्त आदिल का वहाँ कोई दोस्त नहीं था, तो अयाना और आदिल दोनों साथ में लंच करने और बाहर शॉपिंग करने जाते थे। धीरे धीरे आदिल अयाना को पसंद करने लगा था। अयाना आदिल को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ घूमती फिरती थी, क्योंकि आदिल काफ़ी अमीर था, पैसे की कमी नहीं थी। इसलिए अयाना आदिल से जो भी कहती आदिल उसको पूरा करता। उसकी शॉपिंग से लेकर उसको पॉकेट मनी तक देने का जिम्मा आदिल पर था। वो आदिल का काफ़ी यूज़ करती थी, लेकिन आदिल को इस बात का एहसास नहीं था। अयाना ने आदिल को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। उसका बॉयफ्रेंड कोई और था जिससे वो मिलती थी। वो आदिल से अक्सर झूठ बोल देती थी और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। किसी ना किसी बहाने से वो आदिल से पैसे ऐंठती थी। एक बार ओम ने अयाना को उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हुए और उसके गले लगते देख लिया। ओम से तब आदिल की दोस्ती नहीं थी, वो बस उसका क्लासमेट था। ये बात उसने आदिल को बताई, लेकिन आदिल को यकीन नहीं हुआ। उसने ओम की बात पर भरोसा नहीं किया। तो ओम ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए अयाना और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलते हुए कई वीडियो बना लिए, जिसके बाद उसने वो सारे वीडियोज आदिल को जाकर दिखा दिया। तब आदिल को यकीन हुआ, लेकिन उसका दिल टूट गया था। उसने अयाना से पूछा, उसने उसको धोखा क्यों दिया? तब अयाना ने उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। तुम तो बस ऊँट की तरह लंबे हो, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, ना ही कोई हेयर स्टाइल है, माचिस की तीली जैसे हो, बस पैसा है तुम्हारे पास, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तब आदिल की तरफ से ओम की अयाना से लड़ाई हो गई थी, लेकिन आदिल ने ओम को ऐसा करने से रोका और वहां से ओम को लेकर चला गया। आदिल को समझ में आ गया था कि उसने सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया था, लेकिन आदिल ने अयाना को एक शब्द भी कुछ नहीं कहा और उस दिन से वो किसी लड़की से बात नहीं करता था। अगर बात होती भी तो सिर्फ स्टडीज़ से रिलेटेड। आदिल का दिल टूट चुका था, लेकिन ओम ने आदिल का उस वक्त काफ़ी साथ दिया। अगर ओम साथ नहीं होता तो आदिल डिप्रेशन में जा चुका होता। ओम आदिल से कुछ बोल रहा था जो आदिल नहीं सुन रहा था। तो ओम ने आदिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई किस ख्यालों में गुम हो, वापस आओ। तो आदिल को एहसास हुआ। ओम ने कहा, तुम वही पुरानी बातों में खो गए थे क्या? ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचते मेरे भाई। आदिल ने कहा, तभी मुझे उसका चेहरा इतना जाना पहचाना सा लगा था। हाँ भाई, लेकिन तुम इतना दिमाग पर लोड ना लो, लेकिन वो इतने सालों में कितना बदल गई है। तो ओम ने कहा, आदिल तुम भी तो बदल गए हो ना, इतने सालों में, पहले तुम सूखी ककड़ी की तरह दिखते थे। ओम ने उसकी खिंचाई की, और अब देखो हैंडसम हंक हो गए हो।
लड़कियां फिदा हैं तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल मॉडल टाइप हो। तुमको सुबह से लगता है कोई मिला नहीं है खिंचाई करने के लिए। चलो आओ ये हॉस्पिटल वाला खाना खाते हैं, आदिल ने उससे मजे में कहा। लेकिन दरवाजे के पास खड़ी होकर अयाना सब कुछ सुन रही थी। इस बार भी वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। उधर कायनात का बड़ा भाई इंडिया आने के लिए तैयार था। कायनात भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। कायनात का भाई गफ्फार उसके रूम में आकर उसका हालचाल पूछता है, साथ ही आदिल के बारे में जानना चाहता था। कायनात ने उसे बताया कि वो अब ठीक है, आदिल भी खतरे से बाहर है। कायनात को आदिल के हमलावर पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे क्या मालूम कि आदिल का हमलावर तो उसके सामने ही खड़ा था, उसका बड़ा भाई, जिसको वो अपने फादर के प्लेस पर रखती थी। वो ये नहीं जानती थी कि उसका भाई कितना बुरा है। वो उसी के सामने हमलावर को खूब गालियां देने लगी, उसे कोसने लगी। उसका भाई सब चुपचाप सुन लेता है। कायनात अब बस चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह से गलत बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। तुम एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती हो और इस तरह की जबान इस्तेमाल करोगी तो क्या फ़र्क रह जाएगा तुम में और नीचे तबके लोगों के बीच। गफ्फार कायनात को चुप कराना चाहता था, इसलिए वो ये सब बोलने लगा। कायनात उसकी बात सुनकर थोड़ा रुक जाती है। गफ्फार कायनात से कहता है, मैं इंडिया जा रहा हूँ, मुझे वहाँ काम है, तुम एडम का ख्याल रखना। एडम गफ्फार का बेटा था और कायनात का भतीजा था। गफ्फार की वाइफ की डेथ कुछ साल पहले हो गई थी, तब से कायनात ही एडम का ध्यान रखती थी। वो अभी 7 साल का था, लेकिन वो पूरा ब्रिटिश था, क्योंकि गफ्फार ने एक ब्रिटिश महिला से शादी की थी। जब कायनात ने बड़े भाई के मुंह से इंडिया जाने की बात सुनी तो वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, भाई मुझे भी इंडिया जाना है, आदिल को देखने के लिए। कायनात की बात सुनकर वो चुप हो जाता है। पहले तो वो मना कर देता है, फिर कहता है तुम्हारी तबीयत अभी सही नहीं है, तुम पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, उसके बाद आ जाना इंडिया। बड़े भाई की बात सुनकर कायनात चुप हो जाती है। वो कभी उनसे बहस नहीं करती थी, जैसा वो बोलते थे वैसा ही करती थी। गफ्फार ने कहा, उसकी रात की फ्लाइट है और वो ऑफिस के बाद वहीं से ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगा। कायनात ने उसकी बात सुनी और रूम में लगे फ़ोन से घर के सर्वेंट को कॉल की। कुछ ही मिनट में एक अंग्रेज सर्वेंट आ गया। कायनात ने उसे भाई का लगेज पैक करने में मदद करने को कहा। उसने ओके मैम कहा और गफ्फार के रूम में चला गया। कायनात ने अपने छोटे भाई अनवर को कॉल की, जो अपने घर जा चुका था। अनवर ने कॉल रिसीव करके कहा, आपा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको कुछ देर के बाद कॉल करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वहीं कायनात आदिल के ख्यालों में गुम हो रही थी। उसे आदिल की कही हर अच्छी बातें याद आ रही थी। वो बस सोच रही थी कि कैसे उसके पास पहुंच जाए। उधर आदिल के रूम में उसके ऑफिस के टॉप मैनेजर्स उससे मिलने आए। आदिल का हाल चाल जानने के लिए सब एक साथ आए थे। आदिल ने उनसे लैंड रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, साथ ही यूएस कंपनी के वर्क प्रोसेस के बारे में पूछा तो सभी ने कहा, सर आप अभी अपने सेहत पर ध्यान दें, काम के लिए हम लोग हैं, आप जब ठीक होकर आएंगे तो आपको सारी डिटेल खुद ब खुद दे दी जाएगी। ओम भी वहीं था। उसने कहा, मिस्टर आदिल साहब आप क्यों इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? अभी तो तुम्हारा काम तमाम होने वाला था, जब ऊपर पहुंच जाते तो यहाँ का काम तब भी चल रहा होता ना। तो अभी ज़्यादा थिंक मत करो, चिल करो। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। आदिल ने ओम के सामने अपने हाथ से एक इशारा किया। ओम ने एक हाथ से माफ़ी मांगते हुए अपने कान पकड़ लिए और मुस्कुराने भी लगा। सभी लोग कुछ देर के बाद चले गए। बाहर अयाना खड़ी हुई थी। वो शायद सबके जाने का वेट कर रही थी। वो आदिल के कमरे में आई और आदिल की तबीयत पूछी। आदिल तो उसको जान ही गया था। उसने अपनी तबीयत के बारे में बताया और चुप हो गया। फिर अयाना वहां से जाने लगी, लेकिन आदिल ने पीछे से उससे कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? अगर तुमको पैसे चाहिए थे तो मैं तुमको दे देता, लेकिन तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती की, मेरा इस्तेमाल किया और मेरा दिल तोड़ा। वो आदिल की बातें चुपचाप सुन रही थी। फिर वो पीछे मुड़ी। आदिल ने उसकी आंखों में आंसू देखे। वो आदिल के पास आ गई। उसने आदिल से कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। उसी दिन मैं तुम्हारे पास आकर माफ़ी मांगती, लेकिन तुम कैंपस में नज़र नहीं आए। उसके बाद पता चला कि तुम लीव पर हो। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। जब तुम मुझे कॉलेज में दिखते थे, मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, मुझे देखते तक नहीं थी। मैंने कितनी बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझसे नफरत करते थे और तुम्हारा नफरत करना जायज़ था। मैंने काम ही इस तरह से किया था। तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो वो भी यही करता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी। हाँ, मैंने तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, इसका मुझे जिंदगी भर का पछतावा है। आदिल ने कहा, अगर तुम्हारी कोई भी मजबूरी थी तो तुम आदिल की तबीयत पूछी। आदिल तो उसको जान ही गया था। उसने अपनी तबीयत के बारे में बताया और चुप हो गया। फिर अयाना वहां से जाने लगी, लेकिन आदिल ने पीछे से उससे कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था?
अगर तुमको पैसे चाहिए थे तो मैं तुमको दे देता, लेकिन तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती की, मेरा इस्तेमाल किया और मेरा दिल तोड़ा। वो आदिल की बातें चुपचाप सुन रही थी। फिर वो पीछे मुड़ी। आदिल ने उसकी आंखों में आंसू देखे। वो आदिल के पास आ गई। उसने आदिल से कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। उसी दिन मैं तुम्हारे पास आकर माफ़ी मांगती, लेकिन तुम कैंपस में नज़र नहीं आए। उसके बाद पता चला कि तुम लीव पर हो। मैंने तुम्हारा इंतजार किया जब तुम मुझे कॉलेज में दिखते थे। मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, मुझे देखते तक नहीं थी। मैंने कितनी बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझसे नफरत करते थे और तुम्हारा नफरत करना जायज़ था। मैंने काम ही इस तरह से किया था। तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो वो भी यही करता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी। हाँ, मैंने तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। इसका मुझे जिंदगी भर का पछतावा है। आदिल ने कहा, अगर तुम्हारी कोई भी मजबूरी थी तो तुम बता सकती थी, मैं तुम्हारी हेल्प करता, लेकिन तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला, जिसका तुमको बिल्कुल भी हक नहीं था। तुम उस वक्त मुझे बोल देती कि तुम मुझे नहीं चाहती, लेकिन तुमने मेरे प्यार का सबके सामने तमाशा बनाया। अयाना के आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने कई बार तुम्हारे ऑफिस आकर माफ़ी मांगने की सोची, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब उस दिन मैंने तुमको खून में लथपथ देखा तो ऐसा लगा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तुमको धोखा दिया। तुमको ऐसी हालत में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैं जोर जोर से रोना चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करनी शुरू की। मैं तुमको इस हालत में नहीं देख पा रही थी। मुझे रोना नहीं आ रहा था। मुझे बस उस दिन वो पुराना वाला आदिल जो मेरी हर जिद और ख्वाहिश को पूरा करता था, वो नजर आ रहा था। मुझे जब फीवर हो जाता था तो तुम मेरे हॉस्टल चुपके से आ जाते थे मुझे देखने के लिए। वो हर बात मेरे नज़रों के सामने थी जो तुम मेरे लिए करते थे, और मैंने तुमको धोखा दिया, एक धोखेबाज लड़के के लिए। आदिल, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। अयाना फूट फूट कर रोने लगी। आदिल का दिल उसको रोत देख कर पिघल गया। उसने उसे चुप कराया और कहा, मैंने तुमको उसी दिन माफ़ कर दिया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। तुम रो मत प्लीज़। और बताया तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आदिल ने अयाना के आंसू पोंछे। अयाना ने बताया, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने मुझे ट्रैप किया हुआ था। उसने मुझे तुम्हारे नाम से फंसा रखा था। तुम नहीं जानते थे वो कितना खतरनाक था। आदिल अयाना की बात सुनकर हैरान हो गया। ट्रैप किया हुआ था? क्या मतलब है इसका? वो भी मेरे नाम से? अयाना ने आदिल को पूरी बात बतानी शुरू कर दी। कौन था वो लड़का जिसने अयाना को ट्रैप किया हुआ था? उसने आदिल का नाम लेकर अयाना को क्यों फंसाया हुआ था? आखिर अयाना की क्या है कहानी? जानने के लिए सुने सुपर पावर्स की दुनिया का अगला एपिसोड। CH25 अयाना, एक कठपुतली। अयाना ने आदिल से जो कहा उस पर पहले तो आदिल ने यकीन नहीं किया, लेकिन उसने जैसे जैसे स्टोरी बतानी शुरू की आदिल तो बस हक्का बक्का रह गया। आदिल को वो सब याद भी आने लगा जो बातें अयाना बता रही थी कि उसके साथ ऐसा हुआ था। अयाना ने उसे बताया, जब मैं तुमसे कॉलेज में मिली थी उससे पहले मैं डेनिस नाम के एक लड़के से भी मिली थी। चूंकि अनाया को स्कॉलरशिप की वजह से वहां एडमिशन मिला था, तो उसके पास बाकी के खर्चों के लिए इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो लंदन में रहकर घूमना फिरना भी चाहती थी। अयाना ने पूरी कहानी आदिल के सामने बतानी शुरू कर दी। डेनिस एक दिन उसके पास आया और उससे कहने लगा, वो लड़का जिसके साथ साथ तुम बात कर रही थी वो कौन है? तो मैंने बताया कि वो आदिल सत्तार है, इंडिया के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। फिर उसने उससे दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन वो मुझे बाहर ले गया और उसने मेरी ड्रिंक में नशे की टैबलेट डाल दी। उसको पीने के बाद मुझे नशा होने लगा। उसने वहीं बार में मेरे साथ गलत गलत तरीकों से पिक्चर्स ली। फिर बाद में वो ही मुझे हॉस्टल भी छोड़ने आया। एक दिन डेनिस मेरे पास आया और कहने लगा, तुमसे एक बिजनेस डील करनी है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। मैंने भी उसे मजाक में ही कई बातें बोली, लेकिन जब उसने मुझे पब में मेरी नशे ही हालत वाली फ़ोटोज दिखाई जिसमें उसने मुझे गलत तरीके से कई जगह छुआ था, तो मैं पिक्चर्स देखकर परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे साथ डील नहीं करोगी तो ये फ़ोटोज मैं तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगा। और इसके बाद क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। उसने मुझसे कहा, तुमको आदिल सत्तार से दोस्ती करनी होगी, किसी भी तरह से उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं और उसका फ़ायदा उठाओ। मैं मजबूर थी ऐसा करने के लिए। अगर वो मेरी फ़ोटोज मेरे घर भेज देता तो मेरे पेरेंट्स सबसे पहले मुझे पास बुला लेते। फिर उसके बाद मेरे साथ साथ क्या क्या होता तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी फैमिली काफ़ी नैरो माइंडेड है। वो तो मुझे हायर स्टडीज़ नहीं करवाना चाहते थे। अगर मुझे स्कॉलरशिप ना मिली होती तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। बस इतना सोचकर मैंने उसकी बात मान ली। मेरा मन हर वक्त मुझे कचोटता रहता था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठा रही हूँ।
मैंने कई बार उसके कहने पर तुमसे झूठ बोलकर पैसे लिए। वो पैसे डेनिस अपने पास रख लेता था। तुमने मुझे जो भी शॉपिंग कराए, महंगे परफ्यूम दिलाए, वो डेनिस बेच दिया करता था। और भी बहुत सी चीज़ें मुझसे ले लिया करता था। मैं उसे जब मना करती थी तब वो मुझे फ़ोटो को लेकर धमकी दे देता था। मुझसे कई बार उसने ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन जब ओम ने तुमको मेरे और डेनिस के वीडियो दिखाए तो मैंने सोचा यही मौका है। इसलिए मैंने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की, जिससे तुम मुझसे दूर हो जाओ। अगर तुमको उस वक्त ये सारी बातें पता चलती तो तुम परेशान होते। मेरी फ़ोटो वो घर भेज चुका होता। वो तुमको लेकर अक्सर मुझे धमकी देता रहता था कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। आदिल, तुमको शायद याद हो, एक शाम हम लोग कॉलेज के पास वाले पार्क में वॉक करने जा रहे थे। एक तेज कार ने तुमको टक्कर मारने की कोशिश की थी। आदिल उसकी बात खामोशी से सुन रहा था। वो इस बात पर हम बोलकर उसकी बात को पुख्ता करता है कि ये इंसिडेंट उसे याद है। वो टक्कर डेनिस ने की थी, मुझे डराने के लिए कि वो तुम्हारी जान ले सकता है। मेरी भी गलती थी। मुझे तुमको इन सब बातों को लेकर हिंट देना चाहिए था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकी। मैं उससे अपनी फ़ोटोज लीक होने से डरती रह गई। कहीं वो मेरी पिक्स घर ना भेज दे, मेरी पढ़ाई सब तबाह हो जाएगी। ये सारी बातें बताकर वो खूब रो रही थी। आदिल ने उसे दिलासा दिया, पानी का ग्लास उठाया और उसे पानी पिलाया। अयाना की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। आदिल ने कहा, अयाना, अगर उस वक्त तुमने थोड़ी सी हिम्मत की होती तो आज दिन कुछ और होता। उसको पैसे चाहिए थे, वो भी मैं दे देता, लेकिन उसने तुम्हारे साथ बदसलूकियां की, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये सब बर्दाश्त के बाहर है। तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? उसको जितने पैसे चाहिए थे मैं देता और वो फ़ोटोज भी मैं उससे हासिल कर लेता, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड ना समझकर एक दोस्त ही समझ लेती तो तुमको इतना बर्दाश्त नहीं करना पड़ता और मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ होता। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी चीफ सर्जन आदिल के रूम में आ जाते हैं। उनको आते देख अयाना चुपचाप वहां से चली जाती है। चीफ सर्जन उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और रूम से निकल जाती है। वो उसको ऐसे जाता हुए देख कहते हैं, इसे क्या हुआ? फिर वो आदिल से उसका खैरियत पूछते हैं, उसका बीपी चेक करते हैं। वो हैरान होते हैं आदिल को देखकर। चीफ सर्जन आदिल से कहते हैं, मिस्टर आदिल, अब आप मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। आपकी विल पावर कमाल की है। कोई भी इतने बड़े ऑपरेशन के बाद इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता जितना आपने रिकवर किया है। मैं कल यहाँ से आपको डिस्चार्ज करने के लिए बोल देता हूँ। बाकी आप अपने घर जाकर अपना ख्याल रखें। आपको एक नर्स की ज़रूरत होगी जो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। वो आगे कहते हैं, मिस्टर आदिल, बस अपनी विल पावर यूँ आगे भी बनाकर रखिएगा, आपसे उम्मीदें हैं। आदिल भी उनकी सारी बातों को सुनकर हामी भरता है। फिर चीफ सर्जन वहाँ से चले जाते हैं। आदिल वहाँ उस वक्त अकेला हो गया था। उसके दिमाग में अब अयाना की बातें घूमने लगती हैं। क्या उस वक्त वाकई में वो अयाना से प्यार करता था, या फिर वो सब अट्रैक्शन था? मुझे पहले से ज़्यादा अब बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन अगर आज अयाना ने सब क्लियर ना किया होता तो वो ता जिंदगी उसे गलत ही समझ रहा होता। भले ही हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन कुछ वक्त तक तो था। वो जो भी था, लेकिन था। मुझे ओम को ये सब बताना होगा, क्योंकि ओम भी उसे ही गलत समझता है। लेकिन अगर ये सब बातें कायनात को पता चल जाएगी तो वो काफ़ी हर्ट होगी। मेरे और अयाना का रिलेशनशिप तो था, कुछ वक्त हम लोगों ने कपल की तरह टाइम स्पेंड किया। हम दोनों के बीच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता तो था ही। इस बात से मैं बच नहीं सकता और मैं कायनात से झूठ भी नहीं बोल सकता। लेकिन किसी भी तरह से ये बात कायनात को ना पता चले तो बेहतर है। आदिल कायनात को लेकर सोचता है। वो अपने ब्रेकअप के बाद टूट गया था, लेकिन जब उसने कायनात को देखा तो उसे उसको देखना अच्छा लगता था, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया, अपने ब्रेकअप की वजह से। फिर मैंने इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को कितना बिजी कर लिया कि अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाया, जो शायद मेरी गलती थी। आदिल ये सब सोच ही रहा था कि उसके हॉस्पिटल के कमरे में नॉक हुआ। आदिल ने देखा मुफ्ती साहब उससे मिलने आए हैं। आदिल उनको देख खड़ा हो गया और उनको सलाम किया और चेयर पर बैठने को कहा। उसने पास में रखी रिंग प्रेस की तो एक वार्ड बॉय आ गया। आदिल ने उससे मुफ्ती साहब के लिए कॉफ़ी लाने के लिए कहा। मुफ्ती साहब ने आदिल का हालचाल जाना। आदिल ने मुफ्ती साहब से कहा, आपने उस रात को जो मैसेज भेजा था मुझे मिल गया था। मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली थी और आपने जो पानी की एक बूंद भेजी था उसको भी पिया था। मुफ्ती साहब आदिल की बात सुन रहे थे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, वो पानी की बूंद नहीं थी। आदिल उनकी बात सुनकर हैरान था। फिर क्या था वो मुफ्ती साहब? आदिल ने सवाल पूछा, लेकिन उल्टा मुफ्ती साहब ने आदिल से एक सवाल पूछ लिया। आदिल, जब मैंने तुमको कुछ दिया था और नहाने के बाद इस्तेमाल करने के लिए कहा था तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था? तो आदिल ने कहा, मैंने उसको अपने सेफ में रख दिया था, लेकिन मैं शॉवर लेने के बाद उसे भूल गया।
मुफ्ती साहब ने कहा, तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जिस वजह से उस जिन ने तुमको ढूंढ लिया और तुम पर हमला किया। ऊपर वाले ने तुम्हारे ऊपर करम किया है, लेकिन जो तुम्हारे साथ में गुलाम जिन था वो उस वक्त कहाँ चला गया था? उसको तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। आदिल मुफ्ती साहब से इस सीक्रेट बात को सुनकर हैरानी में पड़ गया कि इस बात को तो कोई जानता ही नहीं है उसके अलावा, लेकिन मुफ्ती साहब को कैसे मालूम चला कि एक गुलाम जिन मेरे साथ रहता है? आदिल ने इस पर भी उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, बेटा ये सही जगह नहीं है तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए, तुम घर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दूंगा और सारी बातें क्लियर करूंगा, बस तुम खैरियत से घर आ जाओ। इतनी देर में वार्ड बॉय काफ़ी लेकर आ चुका था। उन्होंने आदिल के ऊपर हाथ फेरा और वहां से चले गए, लेकिन आदिल को उनकी इस बात पर हैरत थी कि गुलाम जिन के बारे में उनको कैसे पता, कहीं वो बेतलहम जिन के बारे में भी तो नहीं जानते। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि उसे दूर से ही समायरा और शोएब के आने की आवाज़ सुनाई दे गई। उनकी आवाज़ सुनते ही वो खुश हो गया। कुछ ही मिनटों में वो दोनों उसके कमरे में आ चुके थे। समायरा किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। आदिल को पता लग गया कि वो कायनात से ही बातें कर रही है। उसने आदिल से कहा, भाई आपसे कोई वीडियो कॉल पर बात करना चाहता है। तो आदिल ने इशारा किया कि वो अभी इस हालत में कायनात से बात नहीं करेगा। आदिल के इशारे को देखकर समायरा को कायनात से झूठ बोलना पड़ गया कि भाई रूम में नहीं है, शायद डॉक्टर किसी टेस्ट के लिए उनको ले गए हैं। इतना कहकर उसने वीडियो कॉल कट कर दी और आदिल से कहा, भाई आपने गलत किया कायनात से बात ना करके। तो आदिल ने कहा, मेरी हालत तो देखो, इस तरह से उसके सामने जाने में अच्छा नहीं लगता। ओह, लेकिन वो कल शाम को यहाँ आ रही है अपने पूरी फैमिली के साथ। समायरा ने उसे कायनात के इंडिया आने को लेकर अपडेट दी। तो आदिल ने उससे परेशान होकर कहा, कायनात के बड़े भाई तो आने वाले होंगे, मुझे कायनात ने बताया था। हाँ, वो कल सुबह आपसे मिलने भी आएंगे। समायरा की इस बात को सुनकर आदिल और परेशान हो जाता है। शोएब एक पेपर लेकर अंदर आता है। भाई आप कल डिस्चार्ज हो रहे हैं। आदिल ने कहा, हाँ मुझे पता है। आदिल समायरा से आगे पूछता है, तुम्हारी कायनात से और क्या बात हुई? वो कब मुझसे मिलने आएंगे? तो समायरा ने तिरछी निगाहों से उससे कहा, आप तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं उनके यहाँ आने की बात सुनकर। तो आदिल चुप हो जाता है, लेकिन फिर समायरा और शोएब दोनों ही मिलकर आदिल का मजाक बनाने लगते हैं। आदिल चुप होकर बस यही सोच रहा है कि इन लोगों को नहीं पता मैं उसके बारे में क्यों पूछ रहा हूँ। उसके यहाँ आने का मकसद मुझे पता है, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। उधर कायनात का भाई इंडिया लैंड कर चुका है और एयरपोर्ट पर था। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ आदिल के खात्मे को लेकर प्लान चल रहे हैं। आदिल और गफ्फार की आपसी लड़ाई में किसकी होगी जीत? क्या कायनात पे अब राज खुलेगा? किसका साथ देगी कायनात? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया।